वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 40 साल बाद वो हो चुका है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बड़ा बदलाव। पिछले 40 सालों में मोस्टली लेफ्ट ने रूल किया और पिछले 15 सालों में टीएमसी रूल कर रही थी और इन 40 सालों में वेस्ट बंगाल ने अपनी उस ग्लोरी को खो दिया जो एक टाइम पे सिंगापुर को इंस्पायर कर रही थी। अब वेस्ट बंगाल एक ऐसे बदलाव की तरफ बढ़ चुका है जो उसके लिए बिल्कुल नया है। इस वीडियो में हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे कि आखिर टीएमसी का रोल या लेफ्ट का रोल कैसा था। जैसा भी था उसका जवाब वेस्ट बंगाल की जनता दे चुकी है। अब बात होगी कि जो नई सरकार बनने वाली है उसका काम कैसा होगा, क्योंकि बीजेपी की भले कई राज्यों में सरकार हो लेकिन बीजेपी के ऊपर जितना प्रेशर वेस्ट बंगाल के लिए होगा उतना प्रेशर शायद ही अभी तक किसी दूसरे राज्य के लिए आया होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो एक टाइम पे महाराष्ट्र को टक्कर दे रहा था, जो एक टाइम पे ऑटोमोबाइल हब बनने वाला था। क्या ये ग्लोरी वेस्ट बंगाल की वापस आ पाएगी? हम ऐसे कुछ रिफॉर्म की बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल को अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर ये सभी रिफॉर्म सक्सेसफुली हो जाते हैं तो वेस्ट बंगाल इंडिया के सबसे रिचेस्ट राज्यों में से एक बन जाएगा और कोलकाता भारत का शेंजन। महाराष्ट्र जो आज के टाइम एक इकोनॉमिक जाइंट बन चुका है वो एक वक्त पर वेस्ट बंगाल के साथ कम्पीट करता था। अगर हम 1960s के डेटा को देखें तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र दोनों देश की जीडीपी में 10% से 13% शेयर लेकर लीड कर रहे थे। दोनों राज्यों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में लगभग 23% था। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है, जहां महाराष्ट्र का शेयर 13% से बढ़कर 16% तक पहुंच गया है, वहीं वेस्ट बंगाल का शेयर 10% से कर सिर्फ 5% रह गया है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक पूरे स्टेट की पहचान का मिटाना होगा। आज जब हम यूपी और बिहार की बात करते हैं कि कैसे वहाँ के लोग बेहतर जिंदगी और रोजगार के लिए माइग्रेट करते हैं तो हम अक्सर वेस्ट बंगाल के इस साइलेंट क्राइसिस को भूल जाते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता जो देश की सबसे बड़ी और पुरानी मेट्रोस में से एक है, आज वहाँ के लोग अच्छी लाइफ के लिए बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कोलकाता में आज के टाइम इंडस्ट्रीज और मौके ना के बराबर हैं। यहाँ का इंडस्ट्रियल सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है, करप्शन की जड़ें गहरी हैं और पॉलिटिकल वायलेंस एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। वेस्ट बंगाल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, यह ईस्ट इंडिया का गेटवे है। यहाँ का टैलेंट पूल दुनिया भर में मशहूर है, फिर भी ये राज्य पीछे क्यों है? इसीलिए ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल को डेवलपमेंट की राह पर वापस लाती है तो ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन अगर बीजेपी भी नाकाम रहती है और वही रास्ता अपनाती है जो पुरानी सरकारों ने अपनाया तो यकीन मानो ये उनके लिए एक पॉलिटिकल ग्रेवयार्ड बन जाएगा। वेस्ट बंगाल की इस गिरावट को समझने के लिए हमें उन 3 प्लेयर्स को देखना होगा जो पिछले दशकों में ढह गए। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। एक वक्त था जब बंगाल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस था, चाहे वो जूट हो, स्टील हो या इंजीनियरिंग गुड्स। लेकिन धीरे धीरे ये बेस कोलैप्स होने लगा। ट्रेड यूनियंस की रेडिकल पॉलिटिक्स और कांस्टेंट स्ट्राइक्स ने फैक्ट्रीज ओनर्स को डराना शुरू किया, जिसकी वजह से सारा इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न और सदर्न स्टेट जैसे गुजरात और तमिलनाडु की तरफ शिफ्ट हो गया। दूसरा बड़ा पिलर है पॉलिसी और ट्रस्ट डेफिसिट। सिंगूर जैसा इवेंट जहां टाटा नैनो का प्लांट आते आते चला गया, उसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच एक मैसेज भेज दिया कि बंगाल में लैंड एक्विजिशन और बिजनेस करना नामुमकिन है। जब एक बड़ा ब्रांड स्टेट छोड़कर जाता है तो वो अपने साथ हजारों पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी ले जाता है। तीसरा और सबसे दर्दनाक पॉइंट है मिस्ड न्यू इकोनॉमी। जब 90s और 2000 में पूरा भारत आईटी बूम और स्टार्टअप कल्चर की लहर पर सवार था, तब बंगाल पुरानी आइडियोलॉजिकल लड़ाइयों में उलझा हुआ था। बेंगलोर और हैदराबाद ने नए जमाने की इकोनॉमी को पकड़ा, लेकिन बंगाल ने इसे पूरी तरह से मिस कर दिया। आज वहाँ टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को काम देने वाला इकोसिस्टम गायब है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि बंगाल पीछे क्यों रह गया, असली सवाल ये है क्या अब वापस आ सकता है? क्या वो पुरानी ग्लोरी, वो इंडस्ट्रियल पावर और वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप फिर से बंगाल की मिट्टी में जान फूंक सकती है? इसके लिए हमें उन रिफॉर्म्स की बात करनी होगी जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने चाहिए। नई सरकार के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म लैंड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में होना चाहिए। बंगाल की सबसे बड़ी समस्या लैंड फ्रेगमेंटेशन है। सरकार को बड़े लैंड बैंक्स बनाने होंगे जहां लैंड क्लियर और लिटिगेशन फ्री हो। एक सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम की जरूरत
जरूरत है जहां किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को 50 दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। अगर लैंड एक्विजिशन के रूल्स ट्रांसपेरेंट होंगे और अप्रूवल्स फास्ट होंगे तो इंडस्ट्री वापस आ सकती है। दूसरा रिफॉर्म लेबर और कंप्लायंस से जुड़ा है। वेस्ट बंगाल को अपने पुराने और जटिल लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि एक प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट बन सके। जब इन्वेस्टर को पता होगा कि यहाँ स्ट्राइक्स और कंप्लायंस का बोझ नहीं होगा तभी वो अपना पैसा लगाने का रिस्क लेगा। तीसरा रिफॉर्म है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट। हमेशा रैंडम ग्रोथ काम नहीं करती, हमें स्पेसिफिक इकोसिस्टम्स बनाने होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब, फूड प्रोसेसिंग के लिए रूरल बंगाल का उपयोग और टेक्सटाइल के लिए नए क्लस्टर्स। जब एक ही जगह पर पूरी सप्लाई चेन होती है तभी एक रियल इकोसिस्टम बिल्ड होता है। चौथा पॉइंट है लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन। वेस्ट बंगाल के पास कोलकाता और हल्दिया जैसे पोर्ट्स हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। इन्हें मॉडर्नाइज करके और नए फ्रेट कॉरिडोर से जोड़कर बंगाल फिर से पूरे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड गेटवे बन सकता है। पांचवा और सबसे इमोशनल पॉइंट है अर्बन और कोलकाता रिवाइवल। कोलकाता को सिर्फ पुरानी इमारतों का शहर बनकर नहीं रहना चाहिए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा, गवर्नेंस को क्लियर करना होगा और इसे एक ग्लोबल सिटी की तरह पोजीशन करना होगा। जब शहर में रहने के लायक सुविधाएं होंगी तभी बाहर गया टैलेंट वापस अट्रैक्ट होगा। इसके साथ ही आईटी और स्टार्टअप पुश देना जरूरी है। नई सरकार को टैक्स इंसेंटिव्स और को वर्किंग स्पेस जैसे इंसेंटिव देने होंगे ताकि यूथ रिटेंशन बढ़े और हर साल हजारों ग्रेजुएट्स को नौकरी के लिए बाहर न भागना पड़े। सबसे आखिर में लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉलिसी कंटिन्यूटी और डिसरप्शन फ्री माहौल के बिना कोई भी रिफॉर्म काम नहीं करेगा। ट्रस्ट बिल्ड होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक दिन का वायलेंस काफी होता है। हमें यहाँ थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ये कहना आसान है कि ये रिफॉर्म्स सब कुछ बदल देंगे, लेकिन हकीकत में रिफॉर्म्स अनाउंस करना आसान है और उन्हें इम्प्लीमेंट करना ही असली चैलेंज है। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा। वेस्ट बंगाल पिछले 50 सालों के नुकसान की भरपाई कर रहा है, इसीलिए इन बदलाव का असर दिखने में कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत इसकी अभी से ही करनी होगी। इस राह में भयानक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुराना सिस्टम बदलाव को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर पॉलिटिकल विल मजबूत हो तो ही ये रास्ता पार किया जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि ये नामुमकिन है तो उन्हें दूसरे राज्यों की तरफ देखना चाहिए। गुजरात ने मैन्युफैक्चरिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और फ्रेमवर्क के दम पर तमिलनाडु ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर के जरिए ऑटो और टेक्सटाइल में लीड ली है। कर्नाटका ने आईटी इकोसिस्टम बनाकर दिखाया है कि कैसे टैलेंट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाता है। इन सब राज्यों ने भी जीरो से या क्राइसिस से शुरू किया था। अगर वो कर सकते हैं तो बंगाल जिसके पास इतना महान इतिहास है वो क्यों नहीं। ये पॉसिबल है, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। अब बंगाल के सामने दो रास्ते हैं। सिनारियो ए, अगर ये रिफॉर्म्स सक्सीड हो जाते हैं तो बंगाल फिर से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ होगी और सबसे बड़ी बात बंगाल के नौजवानों को अपने घर में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन सिनारियो बी, अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई गई और रिफॉर्म फेल हुए तो ये स्टैग्नेशन चलती रहेगी और बंगाल का बचा खुचा टैलेंट भी हमेशा के लिए माइग्रेट कर जाएगा। ये सिचुएशन बंगाल को एक ऐसी जगह बना देगा जहां सिर्फ बूढ़े लोग बचेंगे और भविष्य अंधेरे में होगा। यह एक टेंशन भरा मोड है जहां डिसीजन आज लेना होगा। बंगाल के पास रिसोर्सेज भी हैं, लोकेशन भी है और दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट भी है। इन 40 सालों की धूल के नीचे वही सोना छुपा है जो कभी देश को रास्ता दिखाता था। अब बस सवाल ये है, क्या सिस्टम बदलेगा? क्या बंगाल फिर से वही ग्लोरी हासिल कर पाएगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त और नई सरकार की नियत ही देगी। तो आपका क्या कहना है इस नई सरकार के बारे में? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।